उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1.5.3। इसके अंदर आपको सिद्ध करना है कि आर्गट समतल के अंदर आपको एक सरल रेखा का समीकरण बताना है कि आर्गट समतल के अंदर एक सरल रेखा का समीकरण होता है जेड बी बार प्लस जेड बार बी बराबर सी। कहने का मतलब है कि आर्गट समतल के अंदर किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, जेड बी बार प्लस बी जेड बार बराबर सी होता है, जहाँ पे बी तो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब है बी क्या है, एक अशून्य सम्मिश्र अचर, और सी क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक भाई, तो हमें इस लेक्चर के अंदर ये और लास्ट जगह जो एग्जाम्पल है ये भी हमें शो करना है। ठीक भाई, देखो सबसे पहले आप ऐसे करिए कि आप मान लीजिए, आप कोई ना कोई रेखा मान लीजिए। ठीक है भाई, आप रेखा मान लीजिए कोई भी, और उस रेखा के एंड जो पॉइंट्स हैं उन एंड पॉइंट्स को आप मान लीजिए कि वो क्या है, पी और क्यू। ठीक भाई, वो क्या है, पी और क्यू, जिनके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। ठीक है, तो देखिए इसको तो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे निकालना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो वो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। देखिए भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आर्गट समतल के अंदर 2 पॉइंट लेने। ठीक भाई, आर्गट समतल के अंदर 2 पॉइंट लेने हैं, तो लेना है आपको P और एक लेना है Q। ठीक है, जहां पे P के सापेक्ष कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, P के सापेक्ष कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Q के सापेक्ष कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। ठीक है भाई, तो ये आपका सम्मिश्र समतल के अंदर कोई रेखाखंड हो गया P2। ठीक है, जहाँ पे P के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Q के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। अब इस रेखाखंड पर आप क्या मान लीजिए, कोई भी एक और पॉइंट मान लीजिए वो पॉइंट क्या है A, इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। कहने का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। ठीक है, तो इस Z की वैल्यू चेंज हो सकती है जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते जाओगे, जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते जाओगे, जो वैसे वैसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे, दैट मींस Z की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ पे Z किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिए आप बिंदु P और बिंदु A की सहायता से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बने। कहने का मतलब बिंदु P और A का अगर आप मिलाते हो तो क्या बनता है, एक रेखा बन रही है। ठीक है, एक रेखा बन रही है, तो एक रेखा बन रही है, कहने का मतलब है एक लाइन का इक्वेशन बन रही है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, उस लाइन का इक्वेशन होगा Z माइनस Z1। कहने का मतलब है बिंदु P और Q से जो निर्मित रेखा है उसका बिंदु P और सॉरी क्यों नहीं, बिंदु P और बिंदु A से जो भी रेखा बन रही है उस रेखा का इक्वेशन आपने मान लिया कि वो रेखा का इक्वेशन क्या है, Z माइनस Z1। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार बिंदु P और बिंदु Q से जो रेखा बन रही है उसका भी इक्वेशन Z माइनस क्या होगा, Z1 माइनस Z होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेखा PA और रेखा PQ दोनों रेखा आपके पास, एक तो रेखा PA हो गई और एक रेखा PQ हो गई, इन दोनों रेखाओं का अगर आप देखते हैं आर्गुमेंट, तो इन दोनों रेखाओं का आर्गुमेंट कितना है, इन दोनों रेखाओं का आर्गुमेंट है सेम। ठीक भाई, तो आप मान सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ, मानना ही नहीं, आप देख रहे हो, आप यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ PA किसके बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ PQ के बराबर है। कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 किसके बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ PA बराबर आर्गुमेंट ऑफ PQ। ठीक है भाई, आर्गुमेंट ऑफ PA बराबर आर्गुमेंट ऑफ PQ। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे आप देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ PA लाइन PA लाइन का इक्वेशन क्या होगा, PA लाइन का इक्वेशन होगा Z माइनस Z1। ठीक भाई, क्या है, और इस PQ लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस PQ लाइन का इक्वेशन होगा Z1 माइनस Z। ठीक भाई, PQ लाइन का जो PA लाइन का इक्वेशन होगा Z माइनस Z1 और PQ लाइन का इक्वेशन होगा Z1 माइनस Z। ठीक है भाई, तो आप देखते हैं कि दोनों का जो आर्गुमेंट है वो सेम है, तो आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, अब इस ये जो टर्म इसको आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, तो देखो क्या फाइंड आउट होता है आपको कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर क्या होगा, बराबर होगा 0। ठीक भाई, बराबर क्या होगा, बराबर होगा 0, या फिर इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच में डिफरेंस होगा पाई का। ठीक भाई, इनके मध्य आर्गुमेंट कितना होगा, इनका मध्य आर्गुमेंट होगा 0 या फिर पाई। कहने का मतलब है कि ये रेखा PA और ये रेखा PQ x अक्ष की धनात्मक दिशा से
जो कोण बनाएगी एक्स अक्ष की धनात्मक, जैसे कि मान के चलिए इस रेखा पी की दिशा भी क्या है ये, और इस रेखा पी क्यू की दिशा भी क्या है ये है, ठीक है भाई, दोनों की सेम दिशा है और ये दोनों के दोनों एक्स अक्ष के साथ बी मान के चलिए कितना कोण बना रही है, समान कोण बना रही है। कहने का मतलब है कि ये रेखा पी ए एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रही है और रेखा पी ए और पी क्यू की डायरेक्शन अगर सेम है तो रेखा पी क्यू भी कितना कोण एंगल बनाएगी, ये भी थीटा एंगल ही बनाएगी। जबकि जबकि अगर आप ये देखते हैं कि रेखा पी ए एक्स अक्ष के साथ, ठीक भाई, रेखा पी ए एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, ठीक भाई, रेखा जो पी ए है वो एक्स अक्ष के साथ मान के चलिए थीटा कोण बना रही है और पी ए और पी क्यू, ठीक भाई, पी ए और पी क्यू की बात करते हैं तो पी ए तो कितना एंगल बना रही है, पी ए एंगल बना रही है थीटा, और इस पी ए की डायरेक्शन क्या है, इस पी ए की डायरेक्शन है जी, जबकि पी क्यू की डायरेक्शन कितनी है, जबकि पी क्यू की डायरेक्शन है जी, ठीक भाई। तो देखते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये जो रेखा पी क्यू है ये कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी इतना, ठीक भाई, ये कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी कितना एंगल बनाएगी, ठीक भाई। तो देखते हैं इन दोनों के एंगल में डिफरेंस कितना हो रहा है, इन दोनों के एंगल में डिफरेंस हो रहा है पाई का। कहने का मतलब है कि पी क्यू तो कितना एंगल बना रही है इससे थीटा, जबकि ये कितना बना रही है पाई प्लस थीटा बना रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों के एंगल में कितना डिफरेंस है, दोनों के एंगल में डिफरेंस है पाई का। मतलब इस एंगल को अगर आप जोड़ते हो इस पूरे में तो इसको भी आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के मिड के इन दोनों के मिड में आर्गुमेंट कितना होगा, तो 0 का होगा या पाई का होगा। 0 कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और पाई कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन विपरीत होगी, ठीक है। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 और आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 किसके बराबर होता है, आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 किसके बराबर होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 0 या पाई के, ठीक है भाई, ये किसके बराबर होगा, 0 या पाई के। अब 0 के बराबर हो चाहे पाई के बराबर हो, कहने का मतलब ये कौन सा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2, ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है जो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, ये प्योर रियल नंबर। कहने का मतलब है ये कैसा नंबर है, ये प्योरली रियल नंबर है, मतलब विशुद्ध वास्तविक संख्या है। मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर, ठीक है भाई, इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट अगर 0 के बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं कि z माइनस z बार किसके बराबर होगा, z माइनस z बार बराबर होगा 0 के, ठीक भाई। कहने का मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 या पाई के बराबर है, तो आप क्या कहते हैं, प्योरली रियल नंबर है, और प्योरली रियल नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 0 के। और जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है, ये प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और जब ये इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं कि z माइनस z बार किसके बराबर होगा, z माइनस z बार बराबर होगा 0। मैंने आपको लिखाया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर होगा यदि z बराबर क्या हो, z बार मतलब z माइनस z बार बराबर क्या हो 0। अब यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2, तो आप लिख सकते हैं कि z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 माइनस z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 का बार बराबर 0, ठीक है। आप देखो z1 z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 का कंजुगेट है, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप किसके बराबर, इसको आप लिख सकते हो किसके बराबर, z माइनस z1 का कंजुगेट अपॉन z1 माइनस z2 का कंजुगेट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 माइनस z माइनस z1 का कंजुगेट अपॉन z1 माइनस z2 का कंजुगेट, ठीक है। अब इसका भी आप लिखो कंजुगेट क्या होगा, ये z माइनस z1 का जो कंजुगेट होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके क्या, वो होता है z बार माइनस z1 बार अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। और इसकी सहायता से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी सहायता से हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो भाई, माना P ऑफ z1 व Q ऑफ z2,
माना P ऑफ Z1 व Q ऑफ Z2 कोई दो सम्मिश्र समतल में कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, कोई दो बिंदु हैं तथा इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर A ऑफ Z कोई अन्य बिंदु है, ठीक भाई, कोई अन्य चार बिंदु है, ठीक भाई, कोई अन्य चार बिंदु है, ठीक भाई, ठीक भाई, कोई अन्य चार बिंदु है। मतलब आप क्या कह सकते हो, ये तो आपने ले लिया बिंदु P, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया, ये आपने ले लिया बिंदु Q, इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हो गया, इस रेखाखंड P के ऊपर कोई भी आपने बिंदु मान लिया आर्बिट्रेरी, वो क्या है A, जिसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z, ठीक है। तब हम जानते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ PA बराबर आर्गुमेंट ऑफ PA बराबर क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ PQ, ठीक है भाई, आर्गुमेंट ऑफ PA किसके बराबर, आर्गुमेंट ऑफ PQ। अब PA क्या है, आपके पास PA है कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z1, ठीक है भाई, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z, ठीक है। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप इधर लेके आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z बराबर 0, ठीक है। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 का क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर 0, ठीक है। अब देखते हो ये किससे लिखा है, ये आपने लिखा है किस वाले फॉर्मूले से, ये लिखा है आपने आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। अब देखो इसका आर्गुमेंट 0 है, कहने का मतलब है ये कैसा रियल नंबर है, तो कहने का मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल नंबर, कहने का मतलब है, ठीक भाई। तो अतः दिया गया या दी गई, अतः दी गई सम्मिश्र संख्या एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है, एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 क्या है, 0 के बराबर, ठीक है भाई, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर 0, अर्थात Z किसके बराबर होगा, अर्थात Z बराबर होगा Z1 के, ठीक भाई, अर्थात Z किसके बराबर होगा, Z बराबर प्योरली रियल नंबर, तो Z बराबर क्या होगा, Z बार, दैट इज Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, ठीक है। अब Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट किसके बराबर होता है, Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर Z माइनस Z1 का कंजुगेट अपॉन Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, ठीक है। इस टर्म को आप इधर लेकर आओ, तो क्या होता है आपके, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा 0, ठीक है भाई, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए दिस इंप्लाइज Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर Z बार माइनस Z1 बार
अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, इस टर्म को आप इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड 0 बराबर z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 माइनस z बार माइनस z1 बार अपॉन z1 बार माइनस z2 बार बराबर 0। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है z माइनस z1 इंटू z1 बार माइनस z2 बार माइनस z1 माइनस z2 इंटू z बार माइनस z1 बार बराबर 0। ठीक है, अब इसको आपका सोल्व करते हो तो देखो क्या आ रहा है, आपको इक्वेशन क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए z b बार प्लस z बार b बराबर c। क्या मतलब है, एक कोएफिशिएंट होना चाहिए z का, है ना, और एक होना चाहिए z बार का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे z का कोएफिशिएंट कौन सा है, z को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो z कोएफिशिएंट आ जाएगा z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, एक z बार का कोएफिशिएंट कौन सा है, एक z बार का कोएफिशिएंट है ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस z बार z1 माइनस z2। ठीक है, फिर उसके पश्चात देखो माइनस z1 को आप इससे मल्टीप्लाई करो और z1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा माइनस z1 इंटू z1 बार माइनस z2 बार माइनस z1 इंटू सॉरी माइनस z1 माइनस प्लस z1 बार इंटू z1 माइनस z2 बराबर 0। ठीक भाई, कहने का मीनिंग है z को आपने इससे मल्टीप्लाई किया वो टर्म तो ये आ गई। ठीक है भाई, फिर आपने इस z1 को मल्टीप्लाई किया इससे तो वो टर्म ये रही, फिर यहाँ आते हैं तो ये z बार आपने इससे मल्टीप्लाई कर ये टर्म ये रही, और ये माइनस हो गया प्लस हो गया, तो z1 बार को आपने इससे मल्टीप्लाई कर ये आ गई। ठीक है, अब देखो ये दोनों टर्म एज इट इज, तो ये तो हो गया z इंटू z1 बार माइनस z2 बार माइनस z बार इंटू z1 माइनस z2, ये तो एच टी जगह इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z1 इंटू z1 बार माइनस z2 इंटू z1 बार बराबर 0। ठीक है, अब आप देखते हो कि यहाँ पे z1 बार है पॉजिटिव और यहाँ पे z1 बार है नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या आता है, इनको तो ये दो टर्म्स को तो कि z इंटू z1 बार माइनस z2 बार माइनस z बार इंटू z1 माइनस z2। ठीक है, इधर देखो क्या है, इधर है आपके पास z1 इंटू z2 बार और उधर है माइनस z1 बार इंटू z2, और ये बराबर क्या है 0। मैंने आपको लिखाया था कि z1 इंटू z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2 किसके बराबर होता है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार के बराबर होता है, जबकि z1 माइनस z2 बार माइनस सॉरी z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार इंटू z2 किसके बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कंप्लीटली क्या, z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार होना है। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी z इंटू z1 बार माइनस z2 बार माइनस z बार इंटू z1 माइनस z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार बराबर 0। ठीक भाई, z1 और z2 बार का इमेजिनरी पार्ट क्या है, आपको वाली उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट है c। ठीक भाई, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है c। ठीक है, तो आपने मान लिया, माना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया c। ठीक भाई, तो आप ये कह सकते हो कि जब इसका इमेजिनरी पार्ट c के बराबर है तो आप क्या कह सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आयोटा c। ठीक भाई, मतलब z1 इंटू z2 बार का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है c, तो आप क्या कह सकते हो कि इसकी कंप्लीटली वैल्यू क्या होगी, इसकी कंप्लीटली वैल्यू होगी आयोटा c। ठीक है भाई, तो आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे रहने दो, आप इसको ऐसे मान लो कि माना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार बराबर आपने क्या मान लिया, c मान लिया, माने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार बराबर c। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि z इंटू z1 बार माइनस z2 बार माइनस z बार इंटू z1 माइनस z2 प्लस आयोटा c बराबर 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप
अब ये अब आप इस पूरी इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने से क्या है, आयोटा जेड इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस आयोटा Z बार इंटू Z1 माइनस Z2 माइनस C बराबर 0। भाई आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का C, और इस माइनस का C को आप उधर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का C। ठीक भाई, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो आप मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए थी जेड बी बार प्लस जेड बार बी बराबर 0, वो सॉरी C। ठीक है, तो जेड बी बार होना चाहिए और जेड बार बी होना चाहिए। तो बी की वैल्यू आप क्या मान लीजिए, कि आप बी की वैल्यू मान लीजिए कि बी की वैल्यू क्या है, आयोटा Z1 माइनस जेड माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि माना माइनस आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, आपने इसको मान लिया b के बराबर। अब जब कंजुगेट लेते हो तो इसका जो कंजुगेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आयोटा Z1 माइनस Z2 बराबर b बार हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा क्या, कि आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 बराबर b बार। ठीक है, अब ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा ZB बार प्लस b बार Z बराबर C, जो कि क्या है, जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है भाई, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।